हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आप अभी हम पीछे वीडियो में हमने पढ़ा कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, किस प्रकार यह बेनिफिशियरी होता है हम सब के लिए, किस प्रकार हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 जीवों में जनन। जीवों में जनन के हमने पढ़ा दो तरह का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अभी हम लैंगिक जनन पूरा पढ़ा है, आज पढ़ेंगे हम लैंगिक जनन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसी जनन जिसमें जो है लैंगिक भागों का इस्तेमाल होता है, जिसमें नर और मादा दोनों आपस में सम्मिलित होते हैं और एक युग्मक का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। तो इसमें लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक से मिलकर होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। संतति में इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें दो जो है पेरेंट्स होते हैं, इसलिए संतति में दोनों के गुण आएंगे और भिन्नताएं होंगी। ठीक है, तो ये आपका लैंगिक जनन है। अब लैंगिक जनन जो है पौधों में किस प्रकार होता है, मनुष्य में किस प्रकार होता है, ये हम देखेंगे। जंतु में किस प्रकार होता है। तो पहला है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। चलिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन देख लेते हैं। फूल पौधों को का जनन अंग होता है। अब आपको पता है पौधों का जनन अंग है फूल। फूल के अंदर ही आपका पुंकेसर और स्त्रीकेसर यानी जो मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं वो फूल के अंदर ही होते हैं, जहाँ से नया पौधा का निर्माण हो सकता है, बीज बन सकते हैं। तो एक फूल के मुख्य भाग आपको पता है बाह्य दल होता है, पंखुड़ी होता है, स्त्रीकेसर होता है और पुंकेसर होता है। ये चार ही भाग होते हैं मेन, जो आपको आपने छठी कक्षा में, सातवीं में, आठवीं में, नौवीं में अभी तक बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी मैं आपको इसके डिटेल बता दूंगा। तो फूलों के प्रकार अब आपको पता है, आगे पढ़ते हैं हम। फूलों के प्रकार। फूल कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 उभयलिंगी पुष्प होता है, एकलिंगी पुष्प होता है। अब उभयलिंगी पुष्प क्या होता है? स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही एक ही फूल पे उपस्थित हो, उसको बोलते हैं हम उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, ये ध्यान रखना। उभयलिंगी पुष्प क्या हुआ? ऐसे पुष्प, ऐसे फूल जिनमें एक ही फूल में स्त्री केसर और पुंकेसर, मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, उनको बोलते हैं हम उभयलिंगी पुष्प। उदाहरण के लिए सरसों का तेल, गुड़हल का तेल। उसके बाद आता है एक लिंगी पुष्प। अब एक लिंगी पुष्प जैसे नाम है कि एक पुष्प में केवल या तो स्त्री केसरी होगा या पुंकेसर, दोनों में से कोई एक ही जननांग होगा, उसको बोलेंगे हम एक लिंगी पुष्प। यानी एक पुष्प पे केवल एक ही जननांग उपस्थित होगा, उसको बोलेंगे हम एक लिंगी पुष्प, जैसे पपीता और तरबूज। ठीक है, अब पुष्प की संरचना देख लेते हैं, हालांकि आपको पता है फिर भी एक बार देख लेते हैं पुष्प की संरचना। अब देखिए इसमें सबसे बाहरी जो है, ये जो आपको दिख रही है पिंक पिंक कलर की, ये है पंखुड़ियाँ। सबसे बाहरी क्या आती है? ये आती है पंखुड़ियाँ। ठीक है, चलो पहले मैं सिस्टम से बताता हूँ, नीचे से बताता हूँ आपको। सबसे नीचे क्या होता है इसका? इसको बोलते हैं आप डंठल। सबसे बाहर जो हरे रंग की पत्तियाँ होती है इसको बोलते हैं आप बाह्य दल। ये जो बाहरी हरे रंग की पत्तियाँ होती है इसको बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल हो गया आपका। उसके बाद आपकी जो ये पंखुड़ियाँ हैं आपकी पीली पिंक कलर की, इनको बोलते हैं पंखुड़ी। क्या बोलते हैं? पंखुड़ियाँ। मेन भाग इसके अंदर ही होते हैं। अब इसके अंदर आपका सबसे अंदर है आपका ओवरी। ये है आपका, इसको बोलते हैं आपको फीमेल पार्ट्स या स्त्री केसर। अब स्त्री केसर है, और ये जो दूसरे पार्ट्स है ये है पुंकेसर। ये पुंकेसर है, तो ये पुंकेसर है और ये बीच वाला भाग है स्त्री केसर। ठीक है, तो ये पुंकेसर है। पुंकेसर दो तरह के भाग होते हैं, एक तंतु होता है और परागकोश होता है। तो तंतु होता है और परागकोश। परागकोश में होते हैं परागकण। ठीक है, अब परागकण होते हैं इसमें जो उड़कर जाते हैं आपके, जो स्त्री केसर है उसके ये वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और ये होती है आपकी वृत्तिका, और ये होती है आपकी अंडाशय। अब अंडाशय होता है, इसके अंदर क्या होता है? बीज बनते हैं, अंडे बनते हैं, यानी बीजांड होते हैं। अब बीजांड कैसे बनते हैं ये देख समझ लेते हैं, हालांकि आपको अच्छी तरह पता है। देखिए ये ऐसा पुष्प है जिसके अंदर जो है ये एक उभयलिंगी पुष्प है, इसके अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही फूल में है। तो क्या होगा, एक माध्यम में बताता हूँ, हवा के द्वारा जो पुंकेसर के परागकोश है उसमें से परागकण उड़ेंगे और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे जाएंगे। ये वर्तिकाग्र है। अब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे यहाँ जाएंगे, यहाँ से ये वर्तिका से होते हुए अंदर तक जाएंगे और ये अंडाशय में पहुँच जाते हैं। क्या? परागकोश से परागकण।
यहाँ पहुँचेंगे, फिर इनका आपस में युग्मज बनेगा और युग्मज बनने के बाद यहाँ पे अंडों का निर्माण होता है। इस प्रकार यहाँ पे बीज बनते हैं और बीज से फिर फल बनता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इसमें प्रजनन होता है पौधों के पुष्प में। तो ये वे पुष्प है जिनमें दोनों भाग एक ही पुष्प में होते हैं उनमें। अगर मान लीजिए इसमें एक ही भाग होता या पुंकेसर होता या स्त्रीकेसर, तो पुंकेसर से फिर ये उड़ के जाते हैं हवा के माध्यम से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में। या अगर कोई आपकी मधुमक्खी आती, कोई तितली आती जो इस पर बैठती है, इसका रस चूसती, तो उसके पाँव में ये परागकण फंसने थे और ये उड़ के फिर यहाँ बैठती, तो यहाँ जाने थे, या यहाँ से किसी दूसरे फूल में जाती तो वहाँ बैठने थे। इस प्रकार पुष्प के विभिन्न भागों में प्रजनन, मेल और फीमेल भाग में प्रजनन होता है। तो ये थे पुष्प के भाग जो आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। चलिए अब इसमें निर्माण, बीज निर्माण की प्रक्रिया समझते हैं, जो मैंने आपको अभी समझा दी है के माध्यम से। इसको दोबारा समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा फूल के वर्तिकाग्र या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। मैंने आपको बता दिया। अगर एक ही फूल में दोनों भाग हैं, स्त्रीकेसर और पुंकेसर, तो उसको बोलते हैं हम उभयलिंगी पुष्प। उसी पुष्प के पुंकेसर से परागकोश से परागकण उड़कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्वपरागण। यानी एक ही पुष्प में जब परागण पहुंचने हैं तो उसको बोलते हैं हम परागण, स्वपरागण। जब उस एक पुष्प के परागकोश से परागकण उड़कर दूसरे पुष्प के परागकोश में जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम पर परागण। क्या बोलते हैं हम, पर परागण। तो सबसे पहले परागकोश में से उत्पन्न जो परागकण है वो हवा, पानी, जंतु द्वारा एक फूल से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में, जिसे स्वपरागण कहते हैं, या उस अलग फूल के वर्तिकाग्र में, जिसे परपरागण कहते हैं, स्थानांतरित होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। इसमें होते हुए यह परागकण बीजांड तक पहुंचते हैं, यानी अंडाशय तक पहुंचते हैं। तीसरा, अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्मनज का निषेचन होता है। युग्मनज बनते हैं, फिर निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। यानी नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है अंडाशय में, फिर युग्मनज बनता है। ठीक है। उसके बाद युग्मनज में फिर विभाजन होता है, जो हमने बताया खंडन द्विखंडन, वो विभाजन होता है और एक भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण से फिर बीजांड के एक कठोर आवरण का विकसित होकर बीज के बदल जाता है। उसके बाद फिर अंडाशय फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, अंत में उससे बीज बनता है और फूल की पंखुड़ियाँ, बाह्य दल वगैरह सब कुछ झड़ जाता है। इस प्रकार जो है एक पौधे में एक फल का निर्माण होता है और फल में बीज बनते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। अब इस प्रक्रिया को चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो है एक पुष्प का वर्तिकाग्र बताया गया है और एक अंडाशय है, यानी स्त्रीकेसर। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, परागकण आते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र से आपका ये परागकण आ गए और यह पराग जो वर्तिका नली उसमें जाते हैं और यहाँ पे मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष वाले जो भाग हैं, यानी आपका नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है, तो ये नर युग्मक पराग नली में आ रहा है। ठीक है, और इस प्रकार आता है और यह अंडाशय में चला जाता है। यहाँ पे मादा युग्मनज होता है, मादा युग्मक होता है जिसके साथ मिलकर ये युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज बनाते हैं, फिर इसमें डिवीजन शुरू होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से, और यह फिर बीज बनते हैं। फिर बीज क्या होता है, उसका आवरण बाहरी सख्त हो जाता है, फिर सख्त होने के बाद फल का रूप लेता है और फल बनने के बाद बाकी फूल के भाग गिर जाते हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें क्या होता है, पौधे में नया फल, नया बीज बनते हैं। तो ये होता है बीजों का अंकुरण। ठीक है, उसके बाद ये था आपका पुष्प के लैंगिक प्रजनन, जो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद पढ़ते हैं मानव में प्रजनन। तो मानव में प्रजनन जो है, मानव में हमेशा लैंगिक जनन होता है, आपको पता ही है। इसमें दो जो होते हैं मादा और नर, स्त्री और पुरुष मिलते हैं और एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, जब शुक्राणु नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका में अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं लैंगिक परिपक्वता। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ भी कहते हैं। ठीक है, तो मानवों में प्रजनन होता है शुरू यौवनावस्था से। अब यौवनावस्था का परिवर्तन क्या क्या होते हैं,
ठीक है। यौवनावस्था जब आती है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये आपने 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जब यौवनावस्था आती है तो उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। किशोरों में परिवर्तन होता है, किशोरों के मूंछ आती है, ठीक है, दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, उनके बगल में बाल आना शुरू होते हैं, वक्षस्थल में बाल आना शुरू हो जाते हैं, त्वचा उनकी तैली हो जाती है, त्वचा मुहासे आना शुरू हो जाते हैं। ये होते हैं लड़कों में यौवनावस्था में लक्षण। और यौवनावस्था होती क्या है, जब शरीर में जननांगों में परिपक्वता आना शुरू होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यौवनावस्था। और यौवनावस्था आरंभ कब से होती है, लगभग 11-12 साल से लेकर 19 साल तक रहती है, यानी टीनेजर 13 से लेकर 19 तक। लेकिन लड़कियों में यह थोड़ी पहले आ जाती है 11 साल से, ठीक है। तो ये थे आपके यौवनावस्था में परिवर्तन। उसके बाद लड़कियों में परिवर्तन क्या होते हैं, लड़कियों के स्तनों के आकार में वृद्धि होती है और रजोधर्म हार्मोन उनको शुरू हो जाता है ना। तो ये आपके, और लड़कों में आवाज़ का फटना, दाढ़ी मूंछ आना, ये परिवर्तन है आपके। ये संकेत देते हैं कि उनके अंदर लैंगिक परिपक्वता आ रही है, यानी उनके लैंगिक जनन अंग जो है परिपक्व हो रहे हैं, अब वो जनन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसको बोला जाता है आपका यौवनावस्था या लैंगिक परिपक्वता, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, वो हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं और उसको डिटेल में समझते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो मैंने पढ़ाया वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।